हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, जो 2025-26 का जो बजट है संसद में आज यानी 1 फरवरी को पेश हुआ था। तो आज पेश हुआ है बजट, यूनियन बजट जो है 2025-26। तो इसके संदर्भ में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन ऐसा की पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके मेंस के लिए भी कुछ डेटा ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग इसका पूर्ण रूप से डिस्कशन करें। सर्वप्रथम अगर देखें हम लोग बजट के बारे में, तो बजट शब्द कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है, यानी बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। यानी किस रूप में चर्चा किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। आर्टिकल 112 जब आप पढ़ेंगे 112 तो उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया है। तो बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की अगर स्पष्ट बात करें तो पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है पेश। यानी जैसे इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनके द्वारा बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? बजट पेश किया जाता है, तैयार भी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस बजट से एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। और इकोनॉमिक सर्वे किसका होता है? तो पिछले वर्ष का, यानी जैसे अभी भी बजट आया होगा 2025-26 का आया है, तो इसके पिछले वर्ष यानी 2024-25 में जो बजट, जो जीडीपी से लेके सारी इकोनॉमिक्स में जो भी तथ्य हैं उनसे रिलेटेड जो है, या कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे एग्रेसिव है, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो एक दिन पहले आता है, यानी 31 जनवरी को आता है। और उसी दिन क्या होता है? संयुक्त रूप से अभिभाषण। अच्छा, अगर पूछा जाए इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा लाया जाता है, तो चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है उनके द्वारा। उसके बाद से अगर कहा जाए कि यानी बजट पेश करने से एक दिन पहले क्या होता है? संसद का संयुक्त बैठक होता है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों, देखिए जो संसद में आप जाएंगे, जैसे पुराना जो संसद या नया संसद, दोनों की बात की जा रही है, तो एक तो होता है लोअर जो हाउस है उसके लिए, यानी लोकसभा के लिए सदन होता है, एक राज्यसभा के लिए हायर जो अपर हाउस है उसके लिए, और एक होता है जो संयुक्त बैठक होता है। जैसे संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में आप देखे होंगे किया गया है संविधान में। तो यहाँ तो बजट से रिलेटेड संयुक्त बैठक नहीं होता है, लेकिन यह जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो आर्टिकल 87 में जिसका उल्लेख किया गया है, आप संविधान में पढ़े होंगे, वो संयुक्त अभिभाषण, यानी बैठक में संयुक्त अभिभाषण संयुक्त जो बैठक होती है उसमें अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? या तो वित्त वर्ष जब शुरू हो उसके एक दिन पहले, यानी जो प्रथम सत्र चलता है वित्त वर्ष का, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण किया जाता है, या फिर से जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है तो उसमें जो प्रथम भाषण होता है वो राष्ट्रपति का भाषण, अभिभाषण कहा जाता है उसको। और जो इस समय राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो होता है वो कौन तैयार करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और वह वही चीज़ बोलते हैं जो, या वही चीज़ बोलते हैं जो चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिख के दिया गया हो, मतलब वह लिख के जो दिया होता है वही राष्ट्रपति अभिभाषण में अपना प्रयोग करते हैं। तो अभिभाषण जब भी देते हैं राष्ट्रपति या देते हैं, तो उसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त रूप से रहते हैं, वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद से मोशन ऑफ थैंक्स आता है, यानी धन्यवाद प्रस्ताव आता है। और धन्यवाद मतलब अभिभाषण पे पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद से होगा धन्यवाद प्रस्ताव, और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। अगर पारित नहीं हुआ तो ऐसा जो है मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट जो होती है वो गिर जाती है। ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट के पास वो पर्याप्त बहुमत नहीं रहा, जिसके कारण वह जो आपका राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह तक जो उसका जो मोशन ऑफ थैंक्स है, यानी धन्यवाद जो प्रस्ताव कहा जाता है, वह भी पारित नहीं हो पाया। तो इसलिए वह फेलियर एक तरह से माना जाता है। ठीक है, तो सरकार गिर जाती है उसमें। तो ये सारी और जो चर्चाएं होती हैं वह दोनों सदनों में होती है। हाँ, वोटिंग जो होती है उसका जो मोशन लाया जाता है, थैंक्स मोशन, वह दोनों सदनों मुख्य रूप से कहाँ पे? हाँ, तो बजट जो लाया जाता है, बजट का शब्द का वास्तविक रूप से प्रयोग तो है संविधान में है नहीं। ये बजट जो है फ्रांसीसी शब्द है एक प्रकार का, जैसे थैला होता है उसका अर्थ। ठीक, तो वहीं से लिया गया है। वास्तव में तो बजट का मुख्य रूप से कहीं भी संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, बस वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसा की पॉइंट रहा है जो 2025-26 के बजट में है, उससे संबंधित तथ्य को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरी बात कि जो बेसिक है इकोनॉमिक्स में, जैसे बेसिक है, जैसे अगर आप देखेंगे कि क्या होता है, पूंजी खाता से संबंधित अगर हो गया, या कौन सा गैर राजस्व व्यय होता है या कौन राजस्व व्यय होता है, या पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता
है। तो ये आप जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर होगा आपका। तो जो चीज़ नया रिलेटेड जो इसमें बजट में अनाउंस किया गया है या जो बजट में है, उसी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी आप बेसिक से पढ़े ही होंगे या जानकारी हासिल किए ही होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मुख्य रूप से आज का जो बजट है उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो ये है केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश, आप देख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि 1 लाख रुपए तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। मध्यम वर्गीय परिवारों को बचत और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और कर व्यवस्था भी, नया कर व्यवस्था लागू किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब टैक्स की जो सीमा है इसमें अलग जो आयकर पर लगता है, यानी आय पे जो टैक्स लगता है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अभी हम बताएंगे क्या क्या इसमें परिवर्तन किया गया है। तो इसमें और क्या हो गया है कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी जो होंगे प्रति वर्ष 12.75 लाख तक शून्य आयकर उनको देना होगा। और केंद्रीय बजट में 4 इंजनों को मान्यता इसमें दी गई है। कौन कौन से इंजन है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे आप लोग। कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। इसको बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है बजट में। ठीक है, तो इस बजट में कृषि, एमएसएमई, लघु और मध्यम जो है सूक्ष्म उद्योग जो है उसको, फिर से निवेश को और फिर से निर्यात को विकास के लिए मुख्य रूप से 4 इंजनों को मान्यता दी गई है। उसके बाद से अगला की पॉइंट है बजट का, 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 100 कम कृषि उत्पादक वाले जिलों को कवर किया जाएगा। तो एक योजना है, इस योजना को आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये भी इसमें शुरुआत। फिर दलहनों को आत्मनिर्भर मिशन के रूप में का मुख्य रूप से शुभारंभ किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन के रूप में, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर विशेष, ये सब दालों पे विशेष ध्यान दिया गया है। फिर जो सब्सिडीज है देने में, इसके लिए केसीसी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण इसमें देने का प्रावधान ऐसा किया गया है। यानी संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो था उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक की ऋण आप ले सकते हैं। नया बजट में ऐसा प्रावधान है। वैसे 2025 का राजकोषीय घाटा देखा जाए तो 4.8 रहने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2026 में से 4.4 लाने का टारगेट किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। अभी इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देखेंगे तो उसमें जो डेटा है एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बजट में आपको देखने को मिल जाएगा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा कितना होगा, 4.8% रहने का अनुमान है, और 2026 के लिए 4.4%। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब राजकोषीय घाटा क्या है आप जानते होंगे, जब कुल प्राप्ति से कुल व्यय अधिक हो जाता है तो उसको, उस तरह के घाटा को क्या कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अच्छा, कुल जो प्राप्ति होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो कुल प्राप्ति में पूंजी से जो प्राप्ति हुई है और जो राजस्व से प्राप्ति हुई होती है, उन दोनों का योग जो होता है वो कुल प्राप्ति होती है। और कुल व्यय जो होता है, जो पूंजी से व्यय हुआ है, पूंजीगत व्यय, और जो राजस्व से व्यय होता है, ठीक है, उन दोनों को मिला के क्या होता है, कुल व्यय होता है। तो कुल व्यय जब ज़्यादा हो जाता है, यानी सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और रिसिप्ट कम हो जाता है, तो उस तरह से क्या हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, यानी राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि इस वर्ष यानी 2025 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट 4.8 रहने का अनुमान है, और वही वित्त वर्ष 2026 में 4.4 रहने का यह अनुमान लगाया गया। इसके लिए FRMA एक्ट लाया गया था 2003 में, उसको देख लीजिएगा जरूर बेसिक में आप लोग। ठीक, आगे चलिए। अगला है एमएसएमई को गारंटी कवर करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि किया गया है। 5 करोड़ रुपए से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, उसके लिए जो ऋण की सीमा है उसको 5 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। फिर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई उद्योगों को कवर करने वाले एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का भी अनाउंस किया गया है, जो अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की भी योजना की बात की गई है। वही शिक्षा के लिए जो एआई जो है उसकी उत्कृष्टता केंद्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से बैंकों में बढ़े हुए ऋण के साथ पीएम स्वनिधि और 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड जो है इसकी शुभारंभ करने की योजना इसमें बनाई गई है। वैसे ही गिग जो कार्मिक है, यानी गिग इकोनॉमी आप जानते होंगे, गिग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके बारे में भी आप जानते होंगे, जैसे अमेजन वगैरह जो भी होता है, जैसे एक व्यक्ति कई मल्टीपल वर्क करता है एक ही दिन में, वो गिग वर्कर होता है। ठीक ना, ठीक वैसे ही तो गिग एक जो श्रमिक है उनके पहचान पत्र उनको मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। इस श्रम पोर्टल पर उनको क्या करना होगा, पंजीकरण करना होगा, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको मिलेगी। यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, और खासकर प्रीलिम्स के लिए भी, कि बहुत इस वर्ष पूरा जो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जो ये मुख्य रूप से गिग इकोनॉमिक है इसकी बहुत ज़्यादा
बात की जा रही थी। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में भी इस गिग इकोनॉमी की, गिग वर्कर्स की बात की गई है। तो उनको सेफ्टी देने के लिए वर्क पे, हालांकि ऐसे तो वर्क सेफ्टी उनको प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो उनको सेफ्टी देने के लिए यह एक योजना मुख्य रूप से चलाई जाएगी जो इस बजट में इंक्लूडेड है। वह क्या है? वह है गिग श्रमिक जो है उनको एक आईडी मिलेगा, इस श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर करना होगा, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको स्वास्थ्य कवर भी मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेगी। फिर अगला पॉइंट जो है, विकास केंद्र के रूप में शहरों के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष और 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन का भी इसमें बात किया गया है। फिर उड़ान योजना से संबंधित भी तथ्य इसमें है। उड़ान योजना से संबंधित 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की बात इसमें की गई है, और उस 1 लाख और संकटग्रस्त आवास इकाइयों को शीघ्र निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्वामी कोष स्थापित करने का भी बात किया गया है। वैसे निजी क्षेत्र द्वारा जो संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल है उनके लिए भी 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की इसमें लक्ष्य रखी गई है। आगे अगर देखा जाए तो जो पांडुलिपि हैं, उन पांडुलिपियों को कवर करने के लिए, पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन, यह भी आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए और पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के लिए और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन का भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ठीक है, पांडुलिपि आप जानते हैं ना, जो पहले जो लिखा गया होता है ताम्रपत्र पर जो लिखा जाता था वही। तो ज्ञान भारत मिशन किससे रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बीमा के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके इकोनॉमी में बन सकता है कि बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है, कितना बढ़ा के कर दी गई है? 74% से 100%। अच्छा, आप बताएंगे एफपीआई और एफआईआई या एफडीआई में अंतर क्या होता है? एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई में तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, बाकी ये आप याद रखिए बिल्कुल। बीमा के लिए ये बढ़ा के इतना कर दिया गया है, यानी 74 से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। वही विभिन्न कानूनों के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा, ताकि और जो उद्योग हैं उनको उनमें जैसे खोलने के लिए या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और आसानी रहे, इसके लिए। फिर आयकर जो रिटर्न है उसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए बात की गई है कि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ भी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 4 वर्ष आयकर रिटर्न की समय सीमा। टीसीएस भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, और किराए पर टीडीएस 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। ठीक, फिर वैसे ही कैंसर, यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर बीसीडी को छूट दी गई है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर आईएफपीडी पर बीसीडी 20% तक बढ़ा दी गई है और ओपन सेल पर 5% तक घटा दिया गया है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और उसमें फिर आगे देखिए आप, बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको पता भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर बढ़ावा दिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये नज़र आ रहा था कि वो चार्जिंग कैसे किया जाए उसको। जैसे अगर ईंधन वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए तो ईंधन उपलब्ध होता है, पेट्रोलियम वगैरह होता है, लेकिन जो यह चार्जिंग व्हीकल्स होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से देखा जाए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए बैटरी से संबंधित कंसर्न होता था या फिर से चार्जिंग से संबंधित, तो उसके लिए भी योजना में क्या दिया गया है? बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल बैटरी के निर्माण के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को क्या की गई है? छूट दी गई है। जहाज निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो कच्चे माल हैं उनके घटकों पर 10 वर्षों के लिए बीसीडी से छूट दी गई है। और वैसे ही फ्रोजन फिश के बारे में अगर देखा जाए तो उसके पेस्ट पर बीसीडी 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, ये सब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किया गया है। ठीक है ना। फिश हाइड्रोलाइजेट पर 15% से घटा के क्या कर दिया गया? 5% कर दिया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और उसके भागे में आगे आपके लिए जो है समावेशी विकास के लिए जो है क्या क्या किया गया है, तो मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पे प्रकाश डाला गया है केंद्रीय बजट में, तो ये ध्यान रखिएगा इन 4 चीज़ों पे: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ठीक ना, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। और जो मैं पीछे अभी बहुत सारी जो योजनाओं का जो चर्चा था इसमें जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नई नई योजनाओं का इसमें बात की गई है। ठीक, तो प्रथम इंजन जो है
यानी यह बजट का, केंद्रीय बजट का जो प्रकाश डाला गया है जिसके ऊपर, उसमें 4 है क्षेत्र, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात है, जिसमें से प्रथम इंजन जो है वह क्या है, कृषि है। तो कृषि में क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखें। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिए या दीर्घकालिक अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुगम कराने के लिए 100 जिलों को कवर करते हुए राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस अंडरलाइन कर लीजिएगा इस योजना को। इस योजना का क्या नाम है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो इस वर्ष जितने भी आपका एग्जाम होने वाले हैं, लगभग पेपर होने वाले हैं, उसमें कोई ना कोई योजना पूछ ही सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यह किस लिए है, तो फसल विविधीकरण अपनाने, फसलों उपरांत भंडारण करने के लिए या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिए, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए 100 जिलों को कवर करते हुए राज्यों के साथ साझेदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये कैसा स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह राज्यों के साथ साझेदारी में तब लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर यानी केंद्र प्रायोजित योजना है एक प्रकार की। ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे अगर देखें हम लोग, ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा राज्यों के साथ साझेदारी के साथ, यानी यह भी एक प्रकार का निवेश और कौशल प्रौद्योगिकी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या कृषि में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, केंद्र और राज्यों के द्वारा मिलकर, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम यह भी होने वाला है। ठीक है, तो कृषि में बेरोजगारी को कम करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करने की इसमें बात की गई है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू करने की बात की गई है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर जो है स्कीम के तहत आ रहा है। ठीक है, अब इसमें इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना और महिलाओं, युवा किसान और ग्रामीण युवाओं, सीमांत छोटे किसानों, भूमिहीन परिवारों को ध्यान इसमें केंद्रित किया जाएगा। उसके बाद से तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा, इसके लिए इसमें बात किया गया है। तो कौन कौन दाल में याद रखिएगा, तुअर का दाल, उड़द का दाल और मसूर का दाल, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय एजेंसी नेफेड और NCCF कि इस किसानों के अगले 4 वर्षों के दौरान जितनी भी दालें खरीदने की पेशकश की जाएगी उन्हें खरीदने के लिए तैयार रहेंगी। ठीक है, तो आपने दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खासकर तुअर, उड़द और मसूर के लिए यह योजना है। कौन सा, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन है वो शुरू किया जाएगा। फिर कृषि संवर्धन में अगर देखा जाए और बढ़ावा देने के लिए, कपास वगैरह को बढ़ावा देने के लिए यह 5 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत KCC में, यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है, उसके माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ा के अब कितना कर दी गई है, 5 लाख। यह बिल्कुल याद रखिएगा, KCC की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 3 लाख से कितना बढ़ाकर कर दिया गया है, 5 लाख। ठीक है, तो वो भी संशोधित ब्याज दर पे अनुदान योजना है, एक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब जो भी किसान जो 3 लाख पहले ऋण लेने की ऋण जो है ले सकते थे, डेब्ट ले सकते हैं, वो 5 लाख अब ले सकते हैं, इसकी घोषणा की गई है। तो ये देखिए किसान क्रेडिट जो है इसके बारे में बताया गया, यानी इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, 3 से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 5 लाख, किसान क्रेडिट कार्ड KCC। ठीक ना, तो लोन 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स को क्या होगा, इससे फायदा होगा। ठीक है, तो एक फार्मर्स को भी फायदा होगा, फिशरमैन को, और डेयरी जो फार्मर्स होते हैं उनको भी इससे क्या होगा, फायदा होने वाला है, ऐसे बजट में प्रावधान किया गया है। तो पहला सेक्टर जो था वो क्या था, कृषि से संबंधित था। दूसरे सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें हाईलाइट किया गया है कौन सा की पॉइंट, MSME पॉइंट। तो MSME यानी लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग की बात की गई है। तो इसमें कौन कौन सी योजना है उसको थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि MSME के विकास के लिए दूसरा पावर इंजन बताया गया है, और क्योंकि निर्यात में 45% का योगदान कौन करता है, MSME करते हैं। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा बात बताया गया है। तो 45% का निर्यात में योगदान किसका है, MSME का है। और MSME को बढ़ावा देने का मतलब रोजगार को बढ़ावा देना है, क्योंकि ग्रामीण से लेके कृषि से लेके सारी चीज़ों में संलग्न है। ठीक ना, तो MSME को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए मदद करने के लिए सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा 2.5 और 2 गुना तक क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसमें ही कहा गया है। तो 45% तक, और गारंटी कवर के साथ इसमें ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी
बात की गई है। उसके बाद कहा गया कि 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का क्या होगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 5 लाख या तो महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये 3 वर्ग हैं। इनको जो पहली बार एमएसएमई कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, पहली बार उद्यमी बन रहे हैं, तो उनको 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का क्या किया जाएगा, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एमएसएमई के लिए किया गया है। फिर तीसरा जो पॉइंट है एमएसएमई के लिए, वो है मेक इन इंडिया ब्रांड। इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, खिलौने का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, टॉयज फैक्ट्रीज के लिए वैश्विक मुख्य रूप से एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए क्या किया गया है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है टॉयज फैक्ट्री के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक, अब वैसे ही अगर तीसरा इंजन हम लोग देखें तो तीसरा इंजन जो बात किया गया है बजट में, वो क्या है, वो है निवेश। तीसरा इंजन की जो बात की गई है वो हमारा क्या है, निवेश है। तो निवेश में अगर देखें तो निवेश को बजट में विकास का तीसरा इंजन बताया गया है। अब निवेश में अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। तो अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, किसमें निवेश, इकोनॉमिक्स में, और नवाचार में जो निवेश है उसमें प्राथमिकता इसको दी गई है। अब लोगों में निवेश के तहत क्या कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, कितना लैब, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी गवर्नमेंटेड स्कूल में, इसकी बात की गई है। उसके बाद से कहा गया है कि इसमें एक और परियोजना की बात की गई है, वह है भारत नेट परियोजना है। अब भारत नेट परियोजना है क्या, तो इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी और माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गवर्नमेंटेड जो स्कूल्स हैं या फिर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके लिए एक योजना शुरू की जाएगी। उस योजना का क्या नाम है, भारत नेट परियोजना। ठीक है, तो भारत नेट परियोजना याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, फिर स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी लागू की जाएगी। तो इन जितने भी गवर्नमेंटेड स्कूल है उसके लिए उसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप से भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी लागू की जाएगी। तो 2 योजना आप देख रहे हैं, एक भारत नेट योजना है, एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना है। 2 योजनाएं आपको साफ साफ यहीं पे दिखाई दे रहा है। अगला है भारत के लिए निर्माण, विश्व के लिए निर्माण के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वह 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र उसके लिए स्थापित किए जाएंगे। एआई के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उत्कृष्ट केंद्र स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय की इसमें घोषणा किया गया है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से हमारे एग्जाम के लिए, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश के तहत बुनियादी ढांचे से संबंधित पीपीपी मॉडल, ये आपको पता भी होगा, ये हालांकि इसरो में भी पिछले वर्ष में इसे किया गया था। प्रायोरिटी प्राइवेट पार्टनरशिप जो अलग पीपीपी मोड में क्या कहा गया, परियोजना की 3 साल की पाइपलाइन लेकर यह आने की बात की गई है। उसके बाद से इसमें कहा गया है कि राज्यों को 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है पूंजीगत व्यय और सुधारों की प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर मुद्रीकरण योजना 2025 से 30 भी ये लागू करने की, नई योजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग ये तो पता था कि ये बढ़ने वाला है, कि भारत जो है जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो बस सीधा सा मामला ये है कि लक्ष्य ना पूरा हो पाए तो लक्ष्य का टारगेट जो है वो बढ़ा दीजिए, बस सीधा मामला यही है। अब देखिए जो जल जीवन मिशन था उसका क्या था, 2024 तक हर घर नल जो है वह स्थापित करना था, यही इसका लक्ष्य था। अब देखिए इसमें साफ साफ बजट में कहा गया है कि जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो लक्ष्य ना पूरा हो तो आसानी से क्या कीजिए, टारगेट को बढ़ा दीजिए और आगे टाल दीजिए, बस यही है। तो जल जीवन मिशन जो है 2028 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसमें जन भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति के संचालन रखरखाव, वही चीज़ है जल जीवन मिशन जो आप पढ़ रहे थे, बस उसके टारगेट को जो 2024 बनाया गया था उसको आगे बढ़ा दिया गया, 2028 कर दिया गया है। तो 2024 नहीं पूरा हो पाया, 2028 में पूरा होगा। ठीक, और उसमें भारत है। देखिए अगला क्या है, विकास केंद्र के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को
क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक शहरी चुनौती कोष भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये इसमें बात की गई है। अगला इसमें बात किया गया है निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र अनुसंधान विकास नवाचार पहल को लागू करने के लिए निजी क्षेत्रों को भी इसमें संलग्न करने की बात किया गया है। फिर आधार भू स्थानिक अवसंरचना डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का भी प्रस्ताव रखा गया है शहरी नियोजन को लाभ देने के लिए। फिर शैक्षणिक संस्थान संग्रहालय पुस्तकालय निजी संग्रह जो संग्रहकर्ताएं हैं उनके साथ 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन का प्रस्ताव है। तो ये याद रख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित है, तो जो पांडुलिपि हैं उनके सर्वेक्षण उनका दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने से संबंधित है। ठीक ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। और चौथा जो इंजन है, जो लास्ट इंजन है मुख्य रूप से बजट का, वह इकोनॉमिक्स का जो इसमें बताया गया है वो है कौन सा, निर्यात। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इसमें उपाय किया गया है, थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो इसमें वाणिज्य एमएसएमई और वित्त मंत्रालय को संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन, कौन सा मिशन है, निर्यात संवर्धन मिशन, एमएसएमई को निर्यात बाजार में अपनी पैठ बनाने में मदद करेगा। तो निर्यात संवर्धन मिशन इसमें लॉन्च करने की बात की गई है। फिर भारत ट्रेड नेट, यह व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एकीकृत मंच के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कौन सा, भारत ट्रेड नेट को स्थापित करने के लिए एक पोर्टल स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब ईंधन के रूप में सुधार क्या है, तो इसमें कई सुधार की बात की गई है। ठीक है, पहले जैसे इसमें बात की गई है पहले विश्वास करो बाद में जांच करो। ठीक है, ऐसा कोई लोगो है इसमें। आगे चलिए, अगला जो है बीमा क्षेत्र में हमने देखा ही 74 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 100% कर दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें में सुधार करने के लिए और भी जो भी आपराधिक कानून थे उसको कम किया करने की बात की गई है। जन विश्वास विधेयक 2.0 लाने की बात की गई है। विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की बात की गई है। और राजकोषीय घाटा को क्या करने का, लक्ष्यीकरण करने का ऐसा अनुमान है कि 2025-26 में बजट अनुमान जो है राजकोषीय घाटा का, यानी मुख्य रूप से देखा गया है कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 2024-25 में 4.8% है, वही 25-26 में 4.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भी इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। देखिए व्यापार घाटा कितना कैसे क्या हुआ है, ये आपको एक दिखाई दे रहा है। फिजिकल डेफिसिट है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ये प्राइमरी है। तो फिजिकल डेफिसिट में अगर आप देख रहे हैं तो 22-23 में, ध्यान से देखिए यहाँ पे 22-23 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था, 6.6% था। ठीक ना, राजकोषीय घाटा। 23-24 में 5.6 था, 24-25 में 4.8 और 25-26 में बात की जा रही है 4.4 की। तो ऐसा भी स्टेटमेंट आपको दे सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम में कि पिछले कई वर्षों से राजकोषीय घाटा कम होता जा रहा है। तो देखिए कम होता जा रहा है, 6.4 से 5.6, 4.8, 4.4 पे आ रहा है। ठीक है, तो कम हो रहा है। तो राजकोषीय घाटा ये देखिए 2022 से लेके 2025-26 तक का डाटा दिया हुआ है। वैसे राजकोषीय घाटा तो ये हो गया। राजस्व घाटे की भी बात अगर की जाए तो राजस्व घाटा देखिए 2022-23 में कितना था, 4.0 था। 23-24 में 2.6 था। उसके बाद से देखा जाए तो 1.9 हुआ, 1.9 के बाद से फिर से 1.5, यानी राजस्व घाटा भी कम हुआ है, लगातार कम हुआ है। ठीक ना, फिर प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात की जाए, प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटे में अच्छा ये सारे शब्द जो है आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आप इकोनॉमिक बेसिक से पढ़े होंगे, क्योंकि अगर उस चीज़ को अगर हम लोग चले रिपीट करने तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2022-23 में 3.0 था। उसके बाद से यह 23-24 में घटकर 2.0 हो गया। 24-25 में जो है 1.3 हो गया और 25-26 में 0.8 हो गया, यानी प्राथमिक घाटा भी घट रहा है। उसके बाद से देखा जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो प्रभावी राजस्व घाटा जो है उसकी अगर बात किया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा 22-23 में 2.8 था, 23-24 में 1.6, 24-25 में 1.0, 25-26 में 0.3 है। तो आपको ये पूरा डेटा नहीं याद करना है, बस फिजिकल डेफिसिट वाला जो है और राजस्व घाटा जो है उसका डेटा याद कर लेंगे। नहीं तो मोटा मोटा ये याद रखेंगे कि ट्रेंड क्या रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, या नियमित रूप से घट रहा है या नियमित रूप से बढ़ रहा है, ये ट्रेंड थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। तो यह देख लीजिए लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, तो ये राजस्व घाटा ट्रेंड जो है डेफिसिट से संबंधित था। जीडीपी का कितना परसेंट है, तो जीडीपी का 4.4% याद रखिएगा राजस्व घाटा अनुमानित है। और 24-25 में कितना था, तो वो 4.8 था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताया ही जो चीज़ था। आगे अगर हम लोग देखें कि बजट में और कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं,
तो बजट के जो गैलेंस है रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात की जा रही है, कहाँ कहाँ से प्राप्तियां हुई हैं और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, व्यय हुआ है, उसके बारे में आपको दिखाया गया है। देखिए रिसिप्ट है, कुल प्राप्तियां हैं, एक कुल व्यय है। तो कुल प्राप्तियों से कुल व्यय ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, राजस्व घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुल प्राप्तियों की अगर बात किया जाए तो कुल प्राप्तियां यहाँ पे रेवेन्यू से है प्राप्तियां, और ये है कैपिटल से, यानी राजस्व प्राप्ति है और ये पूंजीगत प्राप्ति है। यह राजस्व घाटा है, राजस्व व्यय है सॉरी, और यह क्या है, पूंजीगत व्यय है। ठीक, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यह जो इस दिखाया गया है किसका है, 23-24 का है। ये रेड वाला जो दिखाया गया है 24-25 का है, और ये वाला जो है 24-25 का रिवाइज एस्टीमेट है और 25-26 का ये है। तो रेवेन्यू में देखा जाए प्राप्तियों में, तो प्राप्ति पिछले जो है वर्षों से देखा जाए, पिछले वर्षों की तुलना में, तो जो प्राप्ति जो है जो 24-25 में क्या हुआ था, घटा था। ठीक है, 23-24 में 27 था, 24-25 में 31 था, और जो है फिर से 24-25 जो रिवाइज हुआ है उसमें क्या हुआ, घटा हुआ है। फिर ये जो है अगला जो 25-26 में ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है प्राप्ति। ठीक है, पूंजीगत जो है प्राप्ति जो है उसमें अगर देखा जाए तो 23-24 में कम जो है ज़्यादा था, फिर 24-25 में थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद से 25-26 में ये भी कम हो गया, फिर कम होता जा, यानी पूंजीगत प्राप्तियां कम होती जा रही हैं। ठीक है, और यही कारण है कि मुख्य रूप से राजकोषीय घाटा। और अच्छा, रेवेन्यू वाला जो होता है और जो मुख्य रूप से देखा जाए और कैपिटल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा व्यय अच्छा कौन होता है, कैपिटल वाला होता है कि रेवेन्यू वाला होता है, कैपिटल वाला होता है। रेवेन्यू वाला जो होगा, अच्छा कैपिटल वाला क्यों होता है, क्योंकि इस विकासात्मक पहलुएं जो है जुड़ी रहती हैं, इससे कहीं ना कहीं रिटर्न हो जाता है, इसलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है, यही कारण है कि राजकोषीय घाटा होता रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है। ठीक ना, कैपिटल में देखिए तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग इस डेटा को। तो ये सारी चीज़ें आप अब देखिए, जो आयकर में कुछ इसमें संशोधन जो किया गया है उसमें क्या किया गया है, ये किया गया है कि प्रति माह 1 लाख की औसत आय और ₹75,000 की मानक कटौती के कारण प्रति वर्ष 12.75 लाख तक कमाने वाले वेतन जो भोगी हैं वो व्यक्ति शून्य कर भुगतान करेंगे। यानी जो मुख्य रूप से एक वर्ष में 12.75 लाख रुपया अगर कमा रहा है कोई वेतनभोगी है तो उसका टैक्स कितना कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है, जो आय पे लगता है, इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है उसके लिए। अब देखिए कौन कौन सा इसमें नया कर संरचना बताया गया है। नए कर संरचना में अगर आप देखेंगे तो 0 से 4 लाख के बीच जो है शून्य टैक्स की दर है, 4 से 8 लाख के बीच जो है आय है तो उस वार्षिक आय की बात की जा रही है, प्रति वर्ष कुल आय, तो उसमें कितना परसेंट है, 5% किया गया है। और अगर 8 से 12 लाख के बीच जो है वो दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है, 10% किया गया है। 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25%, और 24 लाख से अगर अधिक आय है आपका तो उसमें मुख्य रूप से कितना, 30%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संरचना, इसको इस संरचना को भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे अगर हम लोग चलें तो 13 दवाइयों के लिए अभी हम लोग देखे भी हैं, लगभग 13 नई दवाइयाँ और रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत दवाओं के मूल सीमा में भी क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। पीछे हम लोगों ने पढ़ाई है। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो घरेलू कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 और प्रकार के शटल लेस लूम को पूरी तरह से छूट कपड़ा मशीनरी में जोड़ा गया है। 10% से 20% तक की 9 टेरिफ लाइनों को कवर करने वाली बुने हुए कपड़ों पर जो संशोधित कर है 20% या ₹115 किलोग्राम जो भी अधिक हो, यह कर दिया गया है। ठीक है, तो ये घटा के इतना कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे जो आपके लिए लिथियम बैटरी से संबंधित जो दिया गया है वह है कि इसको विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में जहाज निर्माण के कच्चे माल घटक उपभोग पर यह BCD से छूट अगले 10 वर्षों के लिए जारी किया गया है। ये पीछे हम लोग पढ़े ही हैं ये सारी चीज़ें। तो वैसे इससे संबंधित कुछ जो है ये मामले जो थे ये आपको मैंने बताया। ठीक, अब जो है कुछ हाईलाइट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से हमारा पूरा बजट का जो है समाप्त हो जाएगा, जो मुख्य रूप से हम आज का बजट था। तो कुल प्राप्ति कितनी हुई थी, देखिए 34.96 लाख करोड़, और कुल व्यय कितना था, 50.65 लाख करोड़। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। अब कितना है, तो 24-25 में है 4.8, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25-26 में कितना हो जाएगा, 4.4। ठीक है, ऐसा अनुमान है।
तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 रहने का अनुमान है 25-26 में, इस वर्ष की बात की जा रही है। शुद्ध टैक्स प्राप्ति जो है 28.37 लाख करोड़ अनुमानित है। सकल बाजार उधार जो है इतना 14.82 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। और 25-26 में 11.21 लाख करोड़, जीडीपी का 3.1% पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय जो है जीडीपी का 3.1% 25-26 के लिए क्या किया गया है और निर्धारित किया गया है। तो पूंजीगत व्यय जो है कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको कितना किया गया है, जीडीपी का 3.1%। ठीक है, पहला इंजन जो इंजन था उसका नाम क्या था, कृषि पर। तो कृषि पर हम लोग देखें हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, या 100 जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यह हमने बताया ही है, जो मुख्य रूप से किसके लिए है, तो मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें और कम उत्पादकता से संबंधित किसानों को लाभ देने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण समृद्धि लचीलापन का निर्माण, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से अगले 4 वर्षों में, ये मैंने बताया ही। सब्जी और फलों के लिए व्यापक जो है कार्यक्रम शुरू करने की बात किया जा रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। फिर उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन जो है इसकी शुरू करने की, मत्स्य पालन से संबंधित, फिर कपास उत्पादक मिशन से संबंधित, फिर केसीसी के माध्यम से मैंने बताया कि 3 लाख से सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। फिर असम में यूरिया संयंत्र के बारे में बात किया गया है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र असम में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। फिर दूसरा इंजन जो है एमएसएमई के लिए टर्नओवर 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा, ये बात किया गया है। फिर क्रेडिट कार्ड से सीमा से मुख्य रूप से 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, जो मुख्य रूप से पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्योग में जो 5 लाख रुपए की सीमा वाला जो था उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए नए अंशदान के साथ नया फंड स्थापित करने की बात की गई है। और महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो पहली बार उद्यम कर रहे हैं उनके लिए 2 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की जाएगी, यह इस बजट में बात की गई है। फिर चमड़ा उद्योग के लिए फोकस उत्पाद योजना, इसमें बात की गई है चमड़ा उद्योग के लिए। फिर खिलौना टॉयज के लिए अलग से घोषणा की गई है, मुख्य रूप से हम लोगों ने पीछे देखा है कौन कौन सा योजना था, वैश्विक केंद्र भारत को बनाने के लिए टॉयज का। फिर खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी अलग से समर्थन की बात करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की बात की गई है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, इसको याद करके रखिएगा। फिर विनिर्माण के लिए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की गई है। फिर तीसरा इंजन जो विकास है उसमें हम लोग देखेंगे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की बात की गई है। अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है, जिसमें से 50,000 से अधिक जो है अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बात की गई अगले 5 वर्षों में। फिर सरकारी माध्यमिक जो विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए भारत नेट परियोजना जो ब्रॉडबैंड लगाने की बात की, वह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बात की गई है। फिर भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए हम लोग देखे हैं कि इसके लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया गया है। फिर कौशल विकास के लिए आप देखें हैं कि 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की, भारत के लिए निर्माण, विश्व के लिए निर्माण, यह कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। फिर आईआईटी में क्षमता विस्तार करने के लिए 5 आईआईटी में 6500 छात्रों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त ये किया गया है काम। ठीक है, फिर शिक्षा में एआई को उत्कृष्टता केंद्र स्थापना करने के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय की बात की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार करने की बात की गई है। फिर डे केयर कैंसर सेंटर की बात की गई है, शहरी आजीविका को मजबूत बनाने के लिए। फिर पीएम स्वनिधि को जो 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड की क्षमता के साथ योजना का पुनर्गठन करने की बात किया गया है। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, जिनको गिग वर्कर कहा जाता है, गिग इकोनॉमी में जो अभी इकोनॉमी शर्मा में भी बात की गई है, तो उसको उनको लोगों को क्या पहचान पत्र मिलेगा, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे और उनके लिए पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी, ये इसमें व्यवस्था किया गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, जल जीवन मिशन योजना को 2024 से बढ़ा के टारगेट 2028 कर दिया गया है। शहरी चुनौती में शहरों का रचनात्मक विकास, जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख से अधिक जो है आवंटन करने की बात की गई है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन को यह विकास करने के लिए, फिर जहाज निर्माण के लिए, समुद्री विकास के लिए, उड़ान के लिए, फिर बिहार में ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए इसमें बात की गई है। फिर मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर जो परियोजना है उसकी बात की गई है। फिर खनन क्षेत्र में सुधार के लिए, फिर स्वामी फंड के लिए, फिर रोजगार आधारित विकास के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात की गई है, फसलों में जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक की बात की गई है, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की बात की गई है, फिर ज्ञान भारतम मिशन की बात की गई है, जिसमें पांडुलिपियों को सर्वेक्षण करके दस्तावेजीकरण करके उसमें क्या करना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, संरक्षित करना है, ये शामिल है। और चौथा इंजन जो विकास का जो निर्यात था, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो ट्रेड वे ये काम किया गया है, जीसीसी से लेके सारी चीज़ें। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है, और नेफिड द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा की भी बात की गई है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की यानी स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा विकसित करने की बात की गई है। पेंशन क्षेत्र में भी और राज्यों को विनिवेश, ये सारी चीज़ें। और प्रत्यक्ष कर में हम लोगों ने देखे ही कि 12.75 लाख अगर है तो 0 रुपया उनका होगा, 75,000 रुपये मानव कटौती के कारण 0 टैक्स उनको भरना पड़ेगा। बाकी टैक्स की संरचना हम लोग देखे हैं, 4.4 से 8 अगर लाख रुपये वार्षिक है तो इतना 5 और इतना, ये सारी चीज़ें हम बताया ही पहले हैं। फिर ये सारी चीज़ें कठिनाइयों को, अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, व्यापार में आसानी करने के लिए मुकदमाजी को कम किया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें। स्टार्टअप को निगमन के लिए विस्तार किया गया। वैकल्पिक निवेश AIF मुख्य रूप से AIF को प्रतिभूतियों से प्राप्त लाभ पर कराधान की निश्चितता को बुनियादी ढांचे और क्षेत्रों में निवेश करने की। सॉवरेन और पेंशन फंड के लिए निवेश की तिथि का विस्तार किया गया है। सॉवरेन फंड, ठीक है, पेंशन फंड में भी निवेश करने की 5 वर्ष बढ़ा के 2030 कर दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब प्रत्यक्ष कर में क्या कुछ किया गया है, तो अप्रत्यक्ष कर में हटाए गए 7 टैरिफ दरों में अतिरिक्त है। ठीक है, शून्य दर सहित केवल 8 टैरिफ दरें ही शेष रहेंगी। अब केवल 8 टैरिफ दरें ही शेष रहेंगी। कुछ वस्तुओं को छोड़कर जहां शुल्क प्रभाव का मालूम से कम हो जाए वहां पे काम किया गया है। ठीक, 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दे दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में लगभग 26 करोड़ रुपये का राजस्व माफ किया जाएगा। ये सारी चीज इसमें है। औषधियों की आयात पर भी राहत दी गई है। ठीक है, घरेलू विनिर्माण में ये सारी चीज़ें, लिथियम बैटरी में ये सारे पीछे हम लोग पढ़े हैं। दूरसंचार में BCD 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ठीक, हस्तशिल्प कला में किया गया है। फ्रेशर जो फिश रेस्ट है, रेलवे माल के घरेलू ढुलाई के लिए निर्यात के समय सीमा को 6 महीने से बढ़ा के 1 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है मुख्य रूप से जो आज बजट में था वो मैंने आपको समझाया, और बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम अव्यूज़ के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय का अगर ये हो गया होगा तो स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, लेकिन और सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट मैं बताया उसको नोट कर लेंगे। आपके इस वर्ष के जितने पेपर होने वाले हैं उसमें ज़रूर ये प्रश्न कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे कल हम लोग लेके आते हैं पूरा विस्तृत तैयारी करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।